ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। ये आ रहा है सबको नजर मेरा स्क्रीन? ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब, यस सर। जी, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी ऐप को या अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को या किसी और की डिजिटल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। उनको कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। सो वो बेसिकली उसके अंदर होता ये है कि आप यानी ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा वो है, लेकिन लेट मी फाइंड द अदर वन। ये 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स फॉर यूआई डिजाइन। सो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, फॉर एग्जांपल आप अगर एटीएम मशीन पे जब आप कार्ड डालते हैं तो वो एक बीप करके आप स्क्रीन के ऊपर चेंज करके वो दिखाता है कि हाँ ये अब आपने जो कार्ड डाला है वो एक्सेप्ट हो गया है, अब पिन डालें। जब आप पिन डालते हैं तो जब भी आप बटन दबाते हैं वो फौरन एक बीप देता है, यानी इट 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 प्रोवाइड्स यू फीडबैक कि हाँ बटन दब गया है। सही है। सो ये विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल जो खाना का ऑर्डर करने की ऐप होती है उसके ऊपर ऑर्डर का स्टेटस आ रहा होता है कि हाँ आपका ऑर्डर अभी तैयार हो रहा है। इसी तरह उसके बाद और कोई चीज आती है कि हाँ अब आपका राइडर लेके निकला हुआ है खाना। सो दैट इज टेलिंग यू द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर। सही है, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसी तरह मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। सो फॉर एग्जांपल यानी रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप कोई बटन दबाते हैं, इसी तरह जो टच स्क्रीन होती हैं उसके ऊपर भी बटन दबाते हैं, तो दैट इज अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि जब आप बटन दबाते हैं वो बटन दबता हुआ नजर आता है आपको टच स्क्रीन के ऊपर भी। सो दैट इज कीपिंग इट सिमिलर टू रियल लाइफ। ठीक है। सो ये एक चीज है। फिर यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, यानी फॉर एग्जांपल आपकी ऐप को यूज करते हुए यूजर को खुद कितना कंट्रोल है चीजों के ऊपर। फॉर एग्जांपल अंडू एंड रीडू के ऑप्शन, कोई कैंसिल का बटन। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यानी कोर्सेरा का आप कोर्स देख रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या अपना डैशबोर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल और कोई मैं उसकी ऐप मिसाल दूं गूगल एनालिटिक्स की। ये मेरे पास ये डैशबोर्ड है, क्या मेरे पास इस बात का फ्रीडम है कि मैं यहाँ पे कोई और चीज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस लिटिल ग्राफ, मैं इसकी जगह कोई और चीजें डालना चाहता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। सो मैं अपनी मर्जी का डैशबोर्ड बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी के स्टैट्स और वो सब चीजें डाल सकता हूँ। तो ये जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है दैट इज यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। ठीक है। इसी तरह कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, जो मेरी एक स्क्रीन है वो दूसरी स्क्रीन से मैच करती है या नहीं करती। ऐसा तो नहीं लगता कि मैं जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाता हूं तो ये लगे कि मैं किसी दूसरी ऐप में आ गया हूं। So that is an important aspect when designing an app. Error prevention, इस ऐप के अंदर कितना आसान है कि मैं कोई एरर कर दूं, या क्या कोई ऐप ने कोई ऐसे मेजर्स लिए हुए हैं कि जिसके नतीजे में मुझे एरर ना आए। सो ये दैट इज अनदर थिंग टू इवेलुएट। रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, सो इसकी फॉर एग्जांपल इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मिनिमाइज द यूजर्स मेमोरी लोड बाय मेकिंग एलिमेंट्स एक्शंस एंड ऑप्शंस विजिबल। यानी बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि यूजर को याद ना करना पड़े
जी मैं आता हूँ अभी उसके ऊपर दोबारा। बेसिकली जब आप कोई ऐप के अंदर बात यानी कोई फीचर है तो वो उसको याद ना करना पड़े कि क्या उसने या ये चीज क्या करती थी, बल्कि वो उसको देख के खुद ही रिकग्नाइज कर ले दोबारा भी। यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई बटन है या कोई लेबल है, तो मैं उसको मुझे ये याद ना करना पड़े कि यार ये लेबल का क्या मकसद था। यानी व्हाट डज, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनालिटिक्स में आऊं तो व्हाट डज सेशंस मीन, तो ये या सेशंस बाय ब्राउजर का या बाउंस रेट क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो टर्म्स और ये सारी चीजें हैं ये इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मैं जब उनको दोबारा भी पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ के ही पता लग जाए या देख के ही पता लग जाए कि इसका ये मकसद है। मुझे याद ना करना पड़े कि अच्छा बाउंस रेट ये होता था। सॉरी। सो पॉइंट ये है कि वो चीजें, थिंग्स शुड बी सो क्लियर दैट इवन when a person is looking at it for the second time, the third time, they don't have to remember what it meant the first time. They are able to recognize it even यानी तीसरी दफा पे भी वो उनको समझ में, यानी तीसरी दफा भी उनको वैसे ही समझ में आ जाए जैसा पहली दफा देख के समझ में आया था। सो थिंग्स शुड बी क्लियर। और इस आर्टिकल के अंदर ये मजीद आर्टिकल्स और मजीद वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं, सो यू कैन वॉच दीज एंड गेट मोर क्लैरिटी। अच्छा, मैंने आपको कोर्स के शुरू में ही ये बात बताई थी कि द आइडिया बिहाइंड द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दीज सेशंस एंड इन दीज क्लासेस विल बी दैट इट विल बी रिलाइड ऑन यू कि आप इनके ऊपर मजीद जाके कुरे दें। सो मेरा काम था आपको इनसे इन ह्यूरिस्टिक से इंट्रोड्यूस कराना। इस आर्टिकल के अंदर जब आप जाएंगे तो आप हर ह्यूरिस्टिक से रिलेटेड मजीद आर्टिकल्स और मजीद वीडियोस देख सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली one point I wanted to highlight as well. Flexibility and efficiency of use, यानी उसका मकसद ये है कि कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि बिगिनर यूजर से हिडन हो, या हिडन से मुराद के एडवांस यूजर्स जो हैं किसी भी ऐप के या किसी भी सॉफ्टवेयर के, उनको थोड़े से और एडवांस तरीके भी आते हो या उस ऐप के अंदर मौजूद हो वो एडवांस तरीके जो कि उनको ऐप को मजीद एफिशिएंटली यूज करना सिखा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड शॉर्टकट्स या कोई टच जेस्चर्स, कोई ऐसे पर्सनलाइजेशन की चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फोटोशॉप के अंदर अपनी वर्क स्पेस को पर्सनलाइज करना चाहूँ, अपनी मर्जी के पैनल्स खोलूं, मर्जी के पैनल्स को क्लोज करूं, ये फोटोशॉप के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो आप जिस ऐप को इवेलुएट कर रहे हैं उसके बारे में ये देखें कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज है या नहीं है। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, डिजाइन कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ही ज्यादा जो विजुअल डिजाइन है वो यानी इतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है और उसके नतीजे में कोई इररेलेवेंट और रेयरली नीडेड चीजें आ रही हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से ऐप की यूजेबिलिटी मुतासिर हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी लुक्ड एट। help users recover, recognize, diagnose and recover from errors. So basically error messages या error जब आए तो यूजर को उससे रिकवर करना आसान है कि नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि अब एरर आया और उस पर लिखा हुआ है यूजर एरर और आगे कुछ बताया हुआ नहीं है कि अब इस एरर को करेक्ट कैसे करना है। सही है। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू इवेलुएट फॉर। Similarly, help and documentation. It is best if the system does not need any additional explanation. Again, ideal situation ये है कि आपका जो डिजाइन है या कोई भी ऐप है उसको explanation की जरूरत ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसी situation आती है कि जहाँ पे यूजर को नहीं आ रही समझ में, तो क्या
हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है उसमें से निकलने के लिए, एंड सो ऑन. सो बेसिकली ये 10 ह्यूरिस्टिक्स हैं जिसको आप इवेल्युएट करेंगे अपनी कंपटीशन वाली एप्स में. अच्छा, दैट इज नॉट टू से कि ओनली इन 10 के ऊपर करेंगे, ठीक है. मैंने जो आपको ये वाली वो दिखाई थी अभी जो गाड़ियों के डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, उसके अंदर इन 10 को बिल्कुल भी नहीं इवेल्युएट किया हुआ था. उसके अंदर heuristics या you can say metrics या कोई standards, yes, metrics या like heuristic is a term, but ये 10 स्टैंडर्ड चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए. अब अच्छा, इधर जो है वो देखें आपके कोई ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन नहीं हुई हुई, ये सिंपली एक ऐप की फीचर्स को दूसरी ऐप की फीचर से कंपेयर किया हुआ है. So वो जो heuristics हैं, those will not be the only things that will be evaluated. Different features will also be things that will be evaluated. So आपने इनको मुख्तलिफ फीचर्स को भी इस्तेमाल यानी एक दूसरे से कंपेयर करना है. इसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर ये फिल्टरिंग की फीचर है, इसके अंदर ये फिल्टरिंग की फीचर नहीं है, इसके अंदर ये फीचर है, and so on. So what the assignment that I am going to give you is basically कि आपने अपनी जो भी आपकी टॉपिक है उससे रिलेटेड 5 एटलीस्ट और 5 से 10 के दरमियान आपने एक बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है. अच्छा, ये हैं आपके 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स. ठीक है, यूजेबिलिटी वर्ड. अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा अगर मैं एक बैक स्टोरी दे दूं कि यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स किसने दिए थे. 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो है वो जेकब नील्सन ने प्रेजेंट किए हैं कि ये 10 जो है वो ह्यूरिस्टिक्स हैं या 10 जो है वो चीजें हैं जिसको अगर आप कंसिडर करो वाइल डिजाइनिंग यूजर एक्सपीरियंस, तो आपकी प्रोडक्ट काफी चांसेस हैं कि उसकी यूजेबिलिटी जो है वो काफी चांसेस नहीं बल्कि आपकी उस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी. ठीक है, अगर आप ये गाइडलाइंस यूज करो और ये जो है 10 चीजों को आप माइंड में रखो वाइल डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी बहुत अच्छी होगी. यूजेबिलिटी हमने जो है वो पहले डिस्कस की हुई है कि यूजेबिलिटी क्या होती है, कि ईज ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट इज ए यूजेबिलिटी. ठीक है, कि प्रोडक्ट यूज करना कितना आसान है इज कॉल्ड यूजेबिलिटी. ठीक है, तो ये 10 ह्यूरिस्टिक्स हैं जिसमें हम एक एक को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर जो है वो उसके ऊपर हम इसको फिर जो है वो हर प्रोडक्ट में जो है वो रख के देखेंगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट में जो है वो कौन सा ह्यूरिस्टिक जो है वो अच्छे से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है. इवन हम रियल वर्ल्ड में भी जो है वो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई किस चीज़ की यूजेबिलिटी अच्छी है या बुरी है. ठीक है, सही है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हमारा जो ह्यूरिस्टिक है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. इसको हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि आपका जो प्रोडक्ट है या किसी भी चीज से ज्यादा जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप यूजर को लाजमी सिस्टम स्टेटस बताओगे, उसको विजिबिलिटी दोगे कि भाई अभी एज ए यूजर आप कहाँ खड़े हुए हो सिस्टम में. ठीक है, कि इसकी जो है वो अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में आपने लॉगिन किया और जो है वो एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई. ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन आ गई और आपको नहीं पता कि जो है वो आगे क्या होने वाला है. ठीक है, आपने जो है वो 1 मिनट वेट किया, 2 मिनट वेट किया, 5 मिनट गुजर गया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा, तो आप थोड़े से लॉस्ट हो जाओगे कि यार ये हुआ क्या है अभी. सही है, तो और जो है वो बैक एंड पे हो रहा है कि वो अभी तक प्रोडक्ट जो है वो लोड हो रही है. तो अगर यूजर को आप वहां पे सिर्फ एक लोडर ऐड कर देते उस ब्लैंक स्क्रीन पे यूजर के लिए, तो यूजर को एक आइडिया हो जाता, उसको पता चल जाता कि भाई इस वक्त जो है वो प्रोडक्ट लोड हो रहा है या लोडिंग हो रही है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा. ठीक है, तो यूजर को उसकी पोजीशन, उसका जो है वो स्टेटस बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं प्रोडक्ट में. ठीक है, और इसी तरह से जो है
अगर आपका कोई जो है वो क्या कहते हैं फॉर्म है जो आप यूजर फिल कर रहे हो, जो है कोई एप्लीकेशन है जो प्रोडक्ट में फिल कर रहा है, ठीक है, तो उसको या कोई जो है वो ऑनबोर्डिंग है या कोई भी ट्यूटोरियल है या कोई लर्निंग है, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट में वो चीजें पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप या कोई वीडियो है इवन, तो आप उसको जो है वो उसका स्टेटस वहां पे बताओ कि भाई आपकी वीडियो जो आप देख रहे हो वो कितनी अभी तक जो है वो कंप्लीट हुई है, जो है वो अभी तक कितनी आपने वीडियो देख ली है और कितनी रिमेनिंग है। तो उसको वो आइडिया देता है, प्रोडक्ट बताता है कि भाई इस वक्त आपने जो वीडियो है वो सिर्फ 2 मिनट की देखी है, जबकि अभी तक 15 मिनट की वीडियो रिमेनिंग है जो कि देखनी है आपने। तो ये आपको यूजर फीडबैक दे रहा है, आपको सिस्टम में स्टेटस आपका बता रहा है कि भाई इस वक्त आप इस सिस्टम में कहाँ खड़े हो, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूजर के लिए आसानी हो जाती है टू नो कि आगे और कितना जो है वो मुझे इस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है। इसी तरह से अभी मैं बात कर रहा था किसी भी फॉर्म की, या सही है, कोई भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, डाटा ले रहे हो, तो वो पूरा फॉर्म जो है वो 10 पेजेस का फॉर्म है, ठीक है, तो और यूजर जो है वो अभी पहले पेज पे है, तो यूजर को जो है वो आप इतना एजुकेट करो, इतना एटलीस्ट बता दो कि जो है वो आपका ये अभी 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में से आप अभी पहले पेज पे हो या पहली स्क्रीन में हो या पहली क्या कहते हैं पहले फॉर्म पे हो, और 10 फॉर्म है, तो यूजर को सिस्टम का स्टेटस जरूर बताओ कि इस वक्त आप पहले पेज पे हो और आपके जो है 10 पेजेस और आपने जो है वो फिल करने हैं। दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, ठीक है, सबसे पहला ह्यूरिस्टिक। देन सेकंड इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। अच्छा आशिर, मैं सवाल जो है वो सबसे एंड में लूंगा, ठीक है, जब हम पूरे ओके ह्यूरिस्टिक सर। डिस्कस कर लेंगे। आप सबके जितने जिसके भी जो भी सवाल है आप लोग नोट डाउन कर लें, ताकि जो है वो सवाल आप भूलें ना और हम जो है वो एंड में उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। आप प्रोडक्ट में जो भी रेफरेंसेस यूज करोगे, जो भी इमेजरी यूज करोगे, जो भी टर्म्स यूज करोगे, लैंग्वेज यूज करोगे, वो सारी रियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करोगे जो कि बिल्कुल न्यू हो और यूजर उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए या समझ ना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी एक आम लैंग्वेज में हम वर्ड्स या टर्म्स यूज करते हैं, आप यूजर के लिए वही टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे, आप कोई टेक्निकल जार्गन्स यूज नहीं करेंगे जिससे यूजर समझ ना पाए कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से इमेजरी की अगर मैं बात करूं या विजुअल्स की बात करूं, तो विजुअल्स आपके इतने रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए कि वो रियल वर्ल्ड से जो है वो उसके रेफरेंसेस लेके हाँ ये इस चीज की बात हो रही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास लॉक है, ठीक है, हमारे पास पासवर्ड की फील्ड होती है, ठीक है। अब पासवर्ड की फील्ड पे आपको आइकॉन कौन सा दिख रहा होता है? लॉक का, ठीक है, और पासवर्ड का काम क्या होता है कि आपके अकाउंट को लॉक करना। तो जहां भी पासवर्ड की फील्ड होती है वहां पे लॉक होगा, ठीक है, या तो की होगी। अब लॉक और की को से क्या होता है कि भाई आप लॉक को ओपन करोगे, ठीक है, तो वो ताला खुल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से की अगर समटाइम बने, तो की का भी यही रेफरेंस है कि भाई की आप किसी भी लॉक में उसको डाल के ओपन करोगे, घुमाओगे, तो आपका ताला खुल जाता है। इसी तरह से पासवर्ड भी आपका यही काम करता है कि भाई आप वहां पे कोई कोड लिखते हो, की लिखते हो, आप इंटर करते हो, की सही होती है या कोड सही होता है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस पासवर्ड को कितना अच्छा विजुअल रेफरेंस से कनेक्ट किया है कि भाई आपका पासवर्ड एक लॉक का काम कर देता है कि भाई आप करता है कि भाई आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये विजुअल रेफरेंस है फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू एजुकेट यूजर कि यहाँ पे आपका पासवर्ड आना है, ठीक है। इसी तरह से एक और जो है वो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इसी पासवर्ड की मैं एग्जांपल देता हूं कि पासवर्ड की जो फील्ड होती है वहां पे आप लोग अक्सर देखते हो कि राइट साइड पे आई बनी हुई होती है, आंख, ठीक है, और वो आपको क्या शो कर रही होती है कि या तो दो उसके स्टेट्स होती हैं, आंख बंद होती है और आंख खुली होती है, दो आइकॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर वो आंख बंद है तो आपको आइकॉन जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो पासवर्ड की फील्ड में वो नजर नहीं आता, वो डॉट डॉट डॉट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आई ओपन होती है आइकॉन की, तो फिर आपको क्या कहते हैं
पासवर्ड जो आपने लिखा है वो नजर आ रहा होता है। अब देखें यहाँ पे कितना अच्छा रेफरेंस है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता, और जब हमारी आंखें क्लोज ओपन होती है तो हमें जो है वो सब नजर आता है। और यहाँ पे भी वही रेफरेंस यूज किया कि भाई जब आपकी आई क्लोज है विच मीन्स कि आपको पासवर्ड नजर नहीं आएगा, और आपकी आई ओपन है तो जो है वो आपको पासवर्ड नजर आएगा। तो आपके विजुअल या टेक्स्ट रेफरेंसेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि यूजर को समझने में टाइम ना लगे, और जो है वो यूजर आसानी से रियल वर्ल्ड से जो है वो एग्जांपल्स पिक करके जो है वो उसको समझ जाए कि अच्छा भैया यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे मुझे ये चीज एंटर करनी है या ये स्टेप मुझे लेना है। ठीक है, तो मेनली आपका जो इमेजरी या विजुअल इमेजेस या आइकॉन्स हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो रिकॉग्नाइजेबल हो यूजर के लिए और यूजर को समझ पाए। ठीक है, ये ज्यादातर गलती होती है आइकॉन्स में कि हम आइकॉन्स ऐसे यूज कर लेते हैं कि एज अ डिजाइनर शायद हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन एक आम यूजर को वो समझ ही नहीं आ रहा होता कि इस आइकॉन का मतलब क्या है। समटाइम्स हमें सिर्फ आइकॉन से जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिकेट करना होता है यूजर को। ठीक है, तो वो आइकॉन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यूजर आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यूजर के पास क्या कहते हैं फ्रीडम या एक कंट्रोल होना चाहिए यूजर का। आप इतना कंट्रोल दो या इतना जो है वो फ्रीडम दो कि यूजर जो है अपने एरर्स को जो है, अगर उससे जो है वो गलती से कोई जो है वो एरर हो गया है, कोई जो है वो गलती हो गई है, तो उसको जो है वो सही कर सके। ठीक है, उसके बाद इतना फ्रीडम हो कि यूजर अपने हिसाब से जो है क्या कहते हैं उससे जो है इतना रिजिड नहीं होना चाहिए आपका सिस्टम कि भाई अगर उससे कोई गलती हो गई है तो जो है वो उसको वो अंडू ना कर सके। इसकी बेस्ट एग्जांपल अंडू है कि आप जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई, आपसे गलती से जो है वो कोई नाम इरेज हो गया, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि यूजर जो है वो उसको अंडू कर सके या उसको जो है वो सही कर सके। ठीक है, यूजर के पास कंट्रोल होना चाहिए, इतना फ्रीडम होना चाहिए कि यूजर अपने हिसाब से एक्शन ले, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सही कर सके। ठीक है जी, तो आपने जो है वो इस तरह से जो है वो सिस्टम डिजाइन करना है कि यूजर उसको अपनी छोटी गलती को जो है वो सही कर सके। अच्छा, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसमें हर चीज में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए या स्टैंडर्ड्स बने होने चाहिए कि अगर आपकी लैंग्वेज जो टोन है, टोन ऑफ क्या कहते हैं लैंग्वेज है जो आपकी, वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी लगनी चाहिए कि सीरियस है तो वो सीरियस होनी चाहिए हर जगह पे, और अगर जो है वो थोड़ी सी फन है तो वो आपकी हर जगह पे टर्म्स जो है वो थोड़ी फन लगनी चाहिए। इवन आपके जो कॉल टू एक्शंस हैं, जो आपके टेक्स्ट के बटन के ऊपर टेक्स्ट हैं, वो भी जो है वो उस टोन को, वो उस टेक्स्ट को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, वन वर्ड है वो भी जो है वो आपकी अगर टोन फन सेट हुई है तो आपका वो वन वर्ड भी जो है वो फन लगना चाहिए। ठीक है, आपको आप सबको पता होगा कि लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर करती है और बहुत डिफरेंट तरह की हो सकती है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपके हर चीज के जो है वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इवन आपका वो विजुअल इमेजरी हो, आइकॉन्स हो, आपके बटन्स हो, आपके कलर्स हो, जो भी चीज हो, आपकी हर चीज में कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइकॉन की बात करूं तो आइकॉन्स आपके पास बहुत तरह के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के आइकॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट में जब आइकॉन्स यूज करो तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किस तरह से कि प्रोडक्ट आइकॉन्स आपके फिल भी होते हैं, ठीक है, आपके जो है आइकॉन्स आपके आउटलाइन बेस्ड भी होते हैं, आपके जो आइकॉन्स है वो आपके मल्टी कलर्ड भी होते हैं, तो ये डिफरेंट तरह के आइकॉन्स हैं। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट में जब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, यूआई फेज में जा रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड्स बनाओगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट में आइकॉन्स आउटलाइन होंगे। ठीक है, सारे आइकॉन्स आउटलाइंड होंगे। अब जब आपने एक दफा स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई मेरे प्रोडक्ट में आइकॉन जो है वो आउटलाइंड है, तो फिर मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट में जहां भी आइकॉन यूज हुआ है वो आउटलाइंड हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल इसी इमेज को आप देख लें, यहाँ पे सारे आइकॉन्स आउटलाइंड हैं, इसलिए ये इमेज आपको अच्छी लग रही है, विजुअली अपीलिंग लग रही है। ठीक है, एक और चीज, आउटलाइंड तो हैं ये आइकॉन्स, लेकिन इन
आइकॉन्स की अगर आप जो है वो वेट देखो, उस स्ट्रोक का, उस आउटलाइन का वेट देखो, तो वो भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इतनी कंसिस्टेंसी आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए कि अगर आप आउटलाइन आइकॉन यूज कर रहे हो तो उसका जो वेट है आउटलाइन का वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी होना है। स्टैंडर्ड तो आपने क्रिएट कर लिया कि हाँ आउटलाइन होंगे। अब उसके विदिन, उस स्टैंडर्ड के विदिन भी कंसिस्टेंसी क्या होगी कि आपके जो आउटलाइन का वेट है वो हर जगह कंसिस्टेंट हो, सेम हो। ठीक है, इसी तरह से और बहुत तरह के जो है वो आइकॉन्स होते हैं के फिल है अगर, ठीक है, कोई एक आपके जो है वो सारे क्या कहते हैं, आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे प्रोडक्ट में आइकॉन सारे फिल होंगे, तो मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट के सारे आइकॉन्स फिल हों। अब फिल में भी जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, कि फिल में भी जो है वो मल्टीपल स्टाइल होते हैं। आपको जो है वो इंटरनेट पे बहुत तरह के फिल आइकॉन्स भी मिलेंगे। अब उस फिल में भी जो है वो एक कंसिस्टेंसी आपने रखनी है कि एक ही हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्टाइल पे आप ना जाना। एक आपने स्टाइल फिक्स कर लिया कि ये इस स्टाइल के मेरे पास आइकॉन्स होंगे, तो वो सारे आइकॉन उस स्टाइल को फॉलो करेंगे रिलीजियसली। ठीक है, आप उसको चेंज कहीं पे भी नहीं करेंगे। तो आप हर चीज तरह, यही मैंने आइकॉन्स का बताया, इसी तरह से आप पूरे प्रोडक्ट में हर चीज के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और हर चीज को कंसिस्टेंट रखेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिफाइड लगे, एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट लगे, ना कि जो है वो यूजर कंफ्यूज हो रहा हो हर दफा। ठीक है, फिर फिफ्थ इज के आपके प्रोडक्ट में यूजर शुड बी एबल टू, आपकी इतनी आप इनफ इंफॉर्मेशन या यूजर को इतना जो है वो इन्फॉर्म्ड रखें कि यूजर एरर करने से पहले ही बच जाए। कोई एरर जहां आपको लगे कि भाई यहाँ यूजर जो है वो एरर करेगा या बहुत रिस्क है कि यूजर यहाँ कंफ्यूज होगा और एरर करने के चांसेस हैं, वहां पे आप यूजर को इनफ इंफॉर्मेशन दें, यूजर को इनफ एजुकेट करें कि वो एरर प्रिवेंट हो जाए और यूजर वहां एरर ना ले। ठीक है, बहुत अगर 90% चांसेस हैं एरर होने के वहां पे या यूजर के कंफ्यूज होने के, तो वहां पे आप इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें यूजर के लिए कि वो जो 90% चांसेस हैं वो 20% से 20% हो जाए, इवन 10% हो जाए। ठीक है, तो आप यूजर को इनफ इंफॉर्मेशन दें कि टू प्रिवेंट द एरर्स। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल दूं अगर एरर प्रिवेंशन की, कि जब भी आप जो है पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप एक अकाउंट बना रहे हैं और वहां पे जो उस अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और आपके उस पासवर्ड के कुछ पैरामीटर्स हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो पहला लेटर आपका जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसमें जो है वो आप नंबर्स यूज करें, इसमें जो है वो आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करें। तो यूजर को ये इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करो। ठीक है, कि भाई आपके पासवर्ड में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। उसके पासवर्ड इंटर करने के बाद उसको ना बताओ कि भाई आपके पासवर्ड में ये चीजें मिसिंग हैं। आपको पता है कि ये आपका पासवर्ड की जो पैरामीटर्स हैं ये जो है वो जरूरी हैं, तो आप यूजर को पहले ही एजुकेट करो कि भाई आपका पासवर्ड में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए, तब आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो एरर प्रिवेंशन लाजमी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। यूजर को आप प्रिवेंट करो कि वो कोई भी एरर उसके सामने आए, तो यूजर को प्रॉपर एजुकेट करो कि यहाँ पे ये चीजें रिक्वायर्ड हैं जो कि आपने ऐड करनी है या प्रोडक्ट में देनी है, या इस तरह से जो है प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपको यूजर को इनफ इंफॉर्मेशन पहले ही देनी है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, अब सिक्स्थ इज रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि रिकॉग्निशन क्या है और रिकॉल क्या है। रिकॉग्निशन इज के आपको आइडेंटिफाई करना है या सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और आप में से आपने उसमें से एक चीज को रिकॉग्नाइज करना है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, या ये ऑप्शन जो है वो मेरे मतलब का है, या ये मुझे बेस्ट सूट करता है, तो आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉल इज कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपसे एक सवाल होता है और आपको वो सवाल, उसका जवाब माइंड में रिकॉल करके सोच के और उसका आंसर लिखना है। इसकी अगर मैं इस तरह से एग्जांपल दूं
कि एक एमसीक्यू है, ठीक है, आपके पास एक जो है सवाल है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, अब 4 में से जो है वो आपने एक सेलेक्ट करना है। दिस इज रिकग्निशन, ठीक है, कि 4 ऑप्शन है उसमें से एक आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है, ठीक है। देन व्हाट रिकॉल इज कि आपके पास वही सवाल है और आपको 1 वर्ड में उसका जवाब देना है, ठीक है। तो दिस इज रिकॉल कि भाई आपको नहीं पता, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपने खुद से रिकॉल करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रिकॉल। तो हमेशा रिकग्निशन को प्रेफरेंस देनी है रिकॉल के ऊपर, ठीक है। रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, यूजर को रिकॉल ना करवाओ, यूजर को रिकॉग्नाइज करवाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल दूं कि हाँ, हमारे पास प्रोडक्ट में मेन्यूज होते हैं, ठीक है, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है, उसमें जो है वो सारी फील्ड्स वहाँ पे एंटर हुई हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है वो चीज़ें वहाँ पे मेन्यू आइटम्स जो है वो उसमें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और इसको थोड़ा और डिफाइन कर लूँ, उस मेन्यू में या जो इनपुट फील्ड है वो रिक्वायर करिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आप बताएं कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपने वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी एंटर करनी है। तो एक ये है कि आपके पास वो ड्रॉप डाउन है और उस ड्रॉप डाउन में आपने जो है वो यूनिवर्सिटी एंटर करनी है उस ड्रॉप डाउन से, ठीक है, उसमें 10 15 12 जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और एक है फील्ड जिसमें आपने सिर्फ एंटर करनी है अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। तो आप जो है वो प्रिफर्ड ये है कि भाई आप एक लिस्ट दे दें यूजर को, जो है वो एक ऑप्शंस दे दें, उसमें जो है वो यूजर सेलेक्ट कर ले कि हाँ भाई ये मेरी प्रिफर्ड ऑप्शन है, रादर देन आप उसको जो है वो सोचने पे मजबूर करें कि आप सोचें और फिर यहाँ पे जो है एंटर करें। तो प्रेफरेंस ये है, हमेशा इस चीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आप यूजर को रिकॉग्नाइज करवाएं, ना कि जो है उसको रिकॉल करवाएं कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, या जो है यहाँ पे क्या इनपुट डालना है। अच्छा, इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास वर्ड में 3 ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास HTML है, ठीक है, जब अगर कोई HTML से फैमिलियर हो, या कोडिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग है, वहां पे आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक में आपको एक कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, HTML में, कि टैग बी, और फिर वहां पे आपने टेक्स्ट लिखा और फिर जो है उसी टैग को जो है बोल्ड टेक्स्ट को जो है टैग को जो है वो क्लोज भी करना होता है। तो आपको रिटन फॉर्म में वो टैग लिखना है टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। तो आपको पहले सोचना पड़ा कि भाई यहाँ पे जो है वो बोल्ड कैसे होगा, क्या जो है मैं टैग यूज करूंगा, फिर आपने जो है टेक्स्ट को बोल्ड किया। इसी तरह से इसके अगेंस्ट में आपने जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से होता है कि भाई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपके पास 3 हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आप सिर्फ एक इंटरैक्ट करोगे, एक क्लिक करोगे और आपका जो है वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, रिकॉग्नाइज करना था, 3 ऑप्शन थे, रिकॉग्नाइज करना था कि भाई कौन से ऑप्शन से बोल्ड होगा, ठीक है। और HTML में क्या होता है या कोडिंग लिखते वक्त क्या होता है कि भाई आपने खुद से लिखना होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने खुद से लिखना होता है कि बोल्ड का जो टैग है, जो भी कोड है वो लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, सोच के। इवन मैं ये बहुत वो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे मतलब जो डेवलपर्स होते हैं उनका सोचना नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल आपको माइंड में एक जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉल करना पड़ता है कि बोल्ड का टैग क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि वर्ड में, ठीक है, आपने कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट अपना ओपन करना है जो आपने कल या परसों जो है वो ओपन किया था, वो आज फिर से ओपन करना है। आप क्या करते हो, आप फाइल में जाते हो, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाते हो और वहां पे लिस्ट देखते हो कि भाई इसमें वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ठीक है, जो आपने कल ही ओपन किया। तो अगर आपको वहां पे वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है वहां पे से ओपन कर लेते हो, ठीक है। तो आपने आराम से उस लिस्ट रिसेंटली ओपन की लिस्ट में से वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो डॉस है,
ठीक है। और आपके डॉस में क्या करना होता है कि आपने खुद, आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, आपने खुद रिकॉल करना है कि मैंने जो कल फाइल, जिस फाइल पे कल काम किया था उसका मैंने नाम क्या रखा था और वो कौन से फोल्डर में रखी थी। ठीक है, फिर ही वो आपके पास खुलेगी। ठीक है, वरना आपके पास वो नहीं खुल सकती। तो अब आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए कि रिकग्निशन क्या है और रिकॉल क्या है। ये मैंने बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल दिए हैं, लेकिन ऑलवेज प्रेफर रिकग्निशन रादर देन रिकॉल। यूजर को रिकॉल करने में हमेशा भी कभी भी मजबूर ना करो, यूजर को रिकॉग्नाइज करवाओ कि ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आप चूज कर लें कि आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, या क्या आपको सेलेक्ट करना है। तो रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, इस पे लाजमी जो है वो माइंड में रखना है। अजान होती है, फिर हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। अच्छा लाइबा, आपने हैंड रेज किया होता, अगर कोई सवाल है तो हम उसको एंड में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ है ऐसी चीज़ है जिसको मुझे अभी कोई ज़रूरी बात है तो आप शेयर कर सकती हैं। सही है। अच्छा, हम रिकॉग्निशन देर देन रिकॉल, ठीक है, हम इसके ऊपर थे। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूजर यूज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसको ये माइंडसेट, इस माइंडसेट से बनाओ कि आप यूजर के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो, या यूजर के लिए एफिशिएंसी ऑफ यूजर को मींस कि एक आपका जो है न्यू यूजर है, ठीक है, जो कि जो है वो बेसिक लेवल पे आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जितना आपने यूजर को बताया वो उस तरह से जो है वो यूज कर रहे हैं, जितना जिस तरह से प्रोडक्ट चल रही है वो उस तरह से यूज कर रहा है। एक आपका यूजर है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड यूजर है, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट पे रोज आता है और वो जो है वो तकरीबन जो है वो आपका प्रोडक्ट रोज यूज कर रहा है, या उसकी जो है वो कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो उस यूजर के लिए आप अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, या जो है वो यूजर के लिए क्या कहते हैं, कस्टमाइजेबल रखो प्रोडक्ट के, यूजर अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको यूज कर सके, या उस प्रोडक्ट को अपने लिए फ्लेक्सिबल बना सके, ठीक है, वो उसमें अपने लिए शॉर्टकट्स बना सके, वो उसको जो है वो कस्टमाइज कर सके। तो आप उस यूजर के लिए भी जो है वो आपने सोचना है, जो कि आपके प्रोडक्ट को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेगा। तो हो सकता है कि वो आपके जो लंबे फ्लोज हैं, या जो है वो लंबे प्रोसीजर्स हैं, उनको वो खुद से आसान बना सके अपने लिए। तो यूजर के लिए वो
चीज़ें जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि भाई जो फ्रीक्वेंट यूज़र या जो आपकी प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज़ करता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट अपने लिए फ्लेक्सिबल बना सके या वो जो है वो अपनी उस पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल दूँ तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होगी कि आप सब ने मोस्ट ऑफ यू जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ किया है। उसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ या किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो हर सॉफ्टवेयर में जो है वो आपके पास मेन्यूज होते हैं और मेन्यूज में जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब फोटोशॉप का जो पहला फर्स्ट टाइम यूजर होगा, ठीक है, वो हर चीज फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या किसी भी डिजाइन टूल का कोई फर्स्ट टाइम यूजर होगा तो वो क्या करेगा कि हर चीज मैनुअली जाके वो परफॉर्म कर रहा होगा, फाइल से जाके, एडिट से जाके या ऑप्शन से जाके जो है वो चीजें टास्क परफॉर्म कर रहा होगा या वो डिजाइन कर रहा होगा या वो टूल्स यूज कर रहा होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड यूजर है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, उसका शॉर्टकट्स पे इतने हाथ सेट होंगे कि वो हर चीज कीबोर्ड के थ्रू या शॉर्टकट्स के थ्रू परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। वो इतना ज्यादा मेन्यूज में, इतना ज्यादा वो प्रॉपर्टी पैनल्स में नहीं घुसता क्योंकि उसको पता है कि इस शॉर्टकट से जो है वो ये काम हो जाएगा। उसके तमाम काम जो है वो शॉर्टकट से ही हो रहा था विदाउट यूजिंग एनी माउस या इस तरह से। तो उस यूजर ने, वो यूजर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि यूजर ने खुद जो है वो उस प्रोडक्ट को अपने लिए एफिशिएंट बना लिया और उसका जो है वो जो टाइम पहले लगता था जब वो न्यू यूज़र था और जब वो पुराना यूज़र या जो है वो एक एक्सपीरियंस यूज़र हो गया तो उसके लिए वो प्रोडक्ट आसान हो गया, इजी टू यूज़ हो गया क्योंकि उसको वहाँ पे शॉर्टकट्स मिले और उसने जो है वो शॉर्टकट्स को जो है वो अपने हिसाब से यूज़ किया और इवन जो है वो उसने खुद से अपनी ईज के हिसाब से उन शॉर्टकट्स को चेंज भी कर लिया कि भाई मेरे लिए जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो कंट्रोल टी वर्क नहीं कर रहा, मैं जो है उसको शिफ्ट टी कर देता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो यूज़र के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने सिस्टम में कि यूज़र अपने हिसाब से उसको चेंज कर ले जब उसका यूज़ ज़्यादा है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यूज़र के लिए जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके बाद है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। अब ये एक बहुत बेसिक चीज़ है कि ये बहुत क्या कहते हैं, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन में कहूँ तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और एस्थेटिक एक जो है क्या कहूँगा, सब्जेक्टिव चीज़ है कि वो हर एक के लिए डिफरेंट है, ठीक है। किसी को मिनिमलिस्ट डिज़ाइन अच्छा लगता है, किसी को जो है वो अच्छा नहीं लगता, किसी को जो है वो बहुत शशके अच्छे लगते हैं, भरा हुआ डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि हर एक के लिए वो नहीं होता, लेकिन इन यूआई यूएक्स डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इज़ टू द पॉइंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपने मेक श्योर करना है कि आपका डिज़ाइन मिनिमलिस्ट हो और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो, कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट ना हो। आपने जो भी डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया हो उसका कोई ना कोई मकसद हो, उसमें जो है वो ऐसे ही यूज़ ना हुआ हो कि भाई ये जो है वो लाइटें जल रही हैं इसमें क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपका कोई भी उसमें वो नहीं है रोल। आप जिस यूज़र के लिए वो बना रहे हो, अगर उस यूज़र के लिए वो जो है वो काम का है या उसको फ़ायदा पहुँचा रहा है तो इट मेक सेंस। लेकिन अगर वो किसी भी ना यूज़र को फ़ायदा पहुँचा रहा है और ना ही जो है वो उसका कोई पर्पस नहीं है उस डिज़ाइन एलिमेंट का, तो रिमूव दैट डिज़ाइन एलिमेंट। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड नहीं कर रहे हैं टू मेक डिज़ाइन लुक ओवरली जो है वो क्या कहते हैं, ओवरवेलमिंग, ठीक है। उस डिज़ाइन को ओवरवेलम ना करें टू ऐड ऑल द डिज़ाइन एलिमेंट्स विच यू लाइक, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन या आपका प्रोडक्ट या आपकी स्क्रीन एस्थेटिक वाइज अच्छी लगनी चाहिए, मिनिमलिस्टिक आपका डिज़ाइन होना चाहिए, हर चीज़ टू द पॉइंट होनी चाहिए और उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। इवन आप जो कलर्स यूज़ करेंगे उसके पीछे भी रीजनिंग होनी चाहिए कि वाई दिस कलर इज़ यूज हियर, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन मिनिमलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स, ठीक है। आप
यूजर को जो है वो क्या कहते हैं इन्फॉर्म सॉरी यूजर को आप गाइड करेंगे कि अगर उसके सामने कोई एरर आ गया है, कोई भी जो है वो किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज में वो फंस गया है, या जो है वो उसने कोई चीज इंटर गलत कर दी, तो यूजर को आप हेल्प आउट करेंगे टू टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और यूजर को जो है वो पहले तो आप वहां पे एरर बताएंगे कि आपने क्या गलत किया है, उसको कैसे सही करेंगे और इस चीज से बाहर कैसे निकलेंगे टू प्रिवेंट फर्दर एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो यू हैव टू एजुकेट यूजर के यहाँ पे जो है वो क्या गलती की है आपने और आप उससे जो है वो निकलेंगे कैसे। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल दूं तो जब आप अपना यूजर नेम लॉगिन एंटर करते हैं, ठीक है, और जो है वो आप वहां पे जो है वो अपनी डिटेल्स गलत डाल देते हैं, ठीक है, आपका यूजर नेम कुछ और था और आपने जो है वो गलती से वहां पे कुछ और डाल दिया, ठीक है। तो अब वहां पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई ये यूजर नेम आपने गलत लिखा है, पहले आपने उसको एजुकेट किया कि आपने जो है वो गलती क्या की है, ठीक है, फिर आप उसको जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे कि भाई क्या आप भूल गए हैं और आप अपना यूजर नेम रिकवर करना चाहते हैं, तो यूजर जो है वो उस बटन के साथ में भी, अगर वो सच में भूल गया है तो जो है वो उस बटन के साथ इंटरेक्ट करके और यूजर नेम जो है वो अपना चेंज कर सकता है। तो यूजर को अपने यूजर को जो है वो एरर को रिकॉग्नाइज करने में या उसने जो गलती की है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करें, उसके लिए डायग्नोस करें और उसको जो है वो उस एरर से रिकवर करने में हेल्प करें कि वो किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर आएगा। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट में इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूजर के लिए टू हेल्प हिम आउट नेविगेट, ठीक है, या एरर से निकलने के लिए जो है वो उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम में आप फंस गए प्रोडक्ट में, इससे आप कैसे निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लास्ट इज हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपके प्रोडक्ट में हेल्प का सेक्शन या प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए कि यूजर के लिए जो है वो क्या कहते हैं, यो यूजर को जो है वो किसी भी चीज में जो है वो गाइड करेगी भाई ये प्रोडक्ट किस बारे में है, उसके जो है जो भी पीछे की डॉक्यूमेंटेशन है, राइट्स हैं, या जो क्या कहते हैं राइट्स की जो या जो भी जो है वो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए टू व्यू यूजर के भाई वो आराम से देख सके कि भाई ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है नहीं है, या जो है वो कब बना था, या प्रोडक्ट के पीछे की जो भी जो बेस उसकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो होनी चाहिए। और यूजर के लिए हेल्प का सेक्शन लाजमी होना चाहिए। अच्छा, हेल्प किस तरह की कि दो तरह की हो सकती है। एक हेल्प ये कि आप यूजर को हर स्टेज पे उसको जो है वो एजुकेट करेंगे कौन सा फीचर किस तरह से काम कर रहा है, जितना हो सके कि जहां आपको लगे कि भाई यहाँ यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये फीचर कैसे काम करेगा, आप वहां पे यूजर को हेल्प डेस्क या इंफॉर्मेशनल डिजाइन वहां पे आप यूजर को दें कि भाई यहाँ पे ये फीचर इस तरह से काम करेगा। और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके हेल्प सेक्शन में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि यूजर उसको बाद में भी एक्सेस करना चाहे तो यूजर उसको आराम से एक्सेस कर सके। तो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स थे जिसको आप रट लें। ठीक है, आपको एक एक चीज रटी भी होनी चाहिए कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस क्या होता है, और आपको जो है वो जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके माइंड में हो, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम होना चाहिए आपके माइंड में, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट इन स्टैंडर्ड्स, एरर प्रिवेंशन, रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalistic design, help user recognize, diagnose and recover from errors, and help and documentation। ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए while designing a product। ठीक है, while deciding the UX, while making wireframes, while doing user flows, आपके माइंड में ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स हैं। अच्छा, यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स यूज क्यों होते हैं? ठीक है, ये एक तो ये कि आपको इतने रटे हुए होने चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट बनाओ तो आप जो है वो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के बनाओ ताकि आप जो है वो आपकी यूजेबिलिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, हमेशा जो मैं बात कर रहा था कि आपके प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी अच्छी होगी, यूजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को माइंड में रख के ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट यूजेबिलिटी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ कि ये कहाँ यूज होती है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो तो आप
जो है वो यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक अगर करोगे तो आपकी उसकी यूजेबिलिटी का जो है वो आराम से पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी अच्छी है या बुरी है। आप बेसिकली इन 10 पैरामीटर्स को या इन 10 चीज़ों को जो है वो उस प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करोगे कि भाई इसमें सिस्टम में जो है वो यूजर को स्टेटस पता चल रहा है, विजिबिलिटी है सिस्टम की या नहीं है, जो इमेजरी है या जो टोन ऑफ कंटेंट है वो रियल वर्ल्ड से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक एक चीज कंसिस्टेंसी विजुअल्स में है नहीं है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हुए नहीं हो रहे, ये सब चीजें जो है वो आप इवेल्युएट करते हो इन अ प्रोडक्ट टू सी कि प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है। और जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कर रहे हो, चाहे वो जो है वो आपके पास एक क्लाइंट आया कि भाई मेरे पास ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, आप जो है वो इसका इवेल्युएशन करें पहले और जो है वो फिर मुझे नया प्रोडक्ट बना के दे, तो जब आप वो इवेल्युएशन करने का वो बोल रहा है तो आप इन 10 पैरामीटर्स के बेस पे उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो कि भाई उनका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है या उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है। तो उसको जो है वो ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। और इसी तरह से आप कंपेटिटर के भी प्रोडक्ट जो है वो इवेल्युएट कर सकते हो कि भाई उनके प्रोडक्ट में क्या लैग कर रहा है, जो आपको चीज़ें क्या कहते हैं उनको फिक्स करने और आपको अपने प्रोडक्ट में जो है उनका ख्याल रखने के ये इस तरह से ना हुआ हो। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ह्यूरिस्टिक्स काम आते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं कि भाई आप अच्छा प्रोडक्ट और यूजेबल प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, उसकी यूजेबिलिटी अच्छी हो। तो एक दफा जो है वो आपके माइंड में ये सब चीजें आ गई तो जो है वो आपको हर दफा जाके उसको रीड करने की नीड नहीं है। आपके वो ये इस तरह से कि भाई एक दफा आपको गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी चलाना आ जाती है, ड्राइविंग आ जाती है, तो जो है वो आप उसको खुद ब खुद चला रहे हो तो आपको कॉन्शियस डिसीजन समटाइम्स नहीं लेने पड़ रहे होते, आप खुद ब खुद जो है वो सबकॉन्शियस में ड्राइविंग करते वक्त डिसीजन ले रहे होते हैं कि भाई अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है। तो इसी तरह से ह्यूरिस्टिक्स एक दफा आपने अपने माइंड में उसको लर्न कर लिया, सीख लिया और प्रोडक्ट्स बना लिए उसको यूज करके, तो फिर आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और फिर आप उसको जो है वो सबकॉन्शियसली ही जो है वो ह्यूरिस्टिक्स को यूज करके और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हो। लेकिन स्टार्ट में आपने जो है वो इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि एक एक चीज़ फॉलो हो और आपको बार बार रिव्यू करें, देखें, पढ़ें और इसका प्रिंट आउट लेके जो है वो अपने पास कहीं लगा दें ताकि जो है वो आप उसको बार बार देख रहे हो और उसको रिव्यू करते रहो। इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें फ्रॉम इंटरनेट और जो है वो इसकी और एग्जांपल देखें, वीडियोस देखें और चीज़ें देखें ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। जी, किसी का कोई सवाल?